अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इनटू माय वीडियो। देखें, ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ उर्दू साइंस का, वहाँ पर ये वीडियोस जो है वो एक साइड में अपलोडेड रहेंगे। तो जितने भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास 10th में हैं, आगे क्लास 12th के भी वीडियोज़ आएंगे। तो जो क्लास 10th में उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम तक जो है वो यहाँ से जो है वो अच्छा खासा अपने आने वाले साइंस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जितने भी अपने उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये वीडियो का लिंक शेयर करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने का कहें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिसकी वजह से आप आने वाले वीडियोस जो है वो देख सकेंगे। तो उर्दू मीडियम में मसला ये होता है कि हमारा जो मवाद होता है उर्दू का, वो जनरली ऑनलाइन उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है ना। मवाद मौजूद नहीं होने की वजह से जो है वो हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकते। जैसे अंग्रेज़ी मीडियम वालों के लिए बहुत आसानी से जो है वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट उर्दू के लिए बहुत कम है। तो इंशाल्लाह एक छोटी सी कोशिश है। तो चले फिर आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जानदारों में हयाती अफ़आल, यानी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिविंग थिंग को ही जो है वो हम ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग होते हैं इन्हीं को जो है वो हम ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो पहले जो है वो टाइटल को ही समझ लेते हैं कि जानदार किसे कहते हैं और हयाती अफ़आल किसे कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम समझ कर पढ़ते नहीं हैं तब तक वो चीज़ मज़े में नहीं आती है ना, और लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगी। जैसे मूवीज़ वगैरह क्या होता है, हमें बहुत लंबे अरसे तक याद रहती है, कोई भी ड्रामा हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हम उसे पूरा इन्वॉल्व होकर देखते हैं। पढ़ाई में हम उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इसी वजह से हमें वो लंबे अरसे तक याद नहीं होता। तो पहले समझते हैं कि एक चीज़ को नॉलेजेबल थिंग से पढ़ते हैं। देखें, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार। तो अब जानदार और गैर जानदार बहुत ही बोलते हैं ना बुनियादी सवाल है, और इसको आप छोटी क्लासेस के अंदर 8 में 7th में पढ़ चुके होंगे। फिर भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जानदार के अंदर कुछ मखसूस किरदार होते हैं। जमात दहम तक सिर्फ हम 3 किरदारों को पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस के अंदर हम दूसरे और भी जो बाकी के किरदार हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। पहला किरदार तो होता है इसके अंदर, वो होता है नशो नुमा का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, दूसरा किरदार होता है मखसूस किरदार, वो होता है रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं अमल तौलीद। ठीक है, रिप्रोडक्शन। देन तीसरा किरदार जो होता है वो होता है जिसको हम कहते हैं कीमियाई तामुलात, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। मेटाबॉलिज्म का कोई ऐसा उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ कीमियाई तामुलात लिख लिया। अब इन सबको 1 बाय 1 हम समझते हैं, क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है मेटाबॉलिज्म क्या। तो जानदारों में 3 मखसूस किरदार हमें नज़र आते हैं, जबकि गैर जानदारों के अंदर ये तीनों भी किरदार मौजूद नहीं होते। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप साथ में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स थोड़े अच्छे बनाएं, जिसकी वजह से आप बाद में जब उसे पढ़ें तो आपको पढ़ने का मन करे, है ना। ऐसे ही अगर हमने कैसे भी हैंडराइटिंग में गंदे से लिख दिए तो जब हम बाद में उसे रिवाइज़ करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो फिर उसमें मन नहीं लगता है। तो कलरफुल लिखें। देखें, ये 3 चीज़ें होंगी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। 1 बाय 1 इन तीनों भी चीज़ों को हम समझेंगे क्या होता है। मेटाबॉलिज्म से ही हमारा अगला पॉइंट, हमारा जो अमल तनफ़ुस वाला जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा। देखें, पहले तो समझ लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नशोनुमा क्या होता है। देखो, नशोनुमा अगर हम समझेंगे इसको तो ये क्या होता है, किसी भी जानदार की लंबाई में इजाफा, है ना। ग्रोथ मतलब क्या होगा, जानदारों की यहाँ पर क्या होंगी, जानदारों की जसामत में, जानदारों की जसामत में इजाफा। और ये इजाफा कैसा होगा, जो कि इर्रिवर्सिबल होगा। ये इजाफा होगा इर्रिवर्सिबल, और इर्रिवर्सिबल को अगर हम कहेंगे तो ऐसा अमल जो कभी भी दोबारा वापस पलटेगा नहीं। मतलब अगर समझ लीजिए ए से कोई चीज़ बी बन जाती है तो वापस बी से जो है वो ए नहीं बनेगी। अब आसान अल्फाज में समझते हैं, जैसे आपने किसी अंडे को लिया, उसे उबाल दिया, तो उबालने से पहले वो लिक्विड कंडीशन में था अंदर उसके होल में, पर वो जैसे ही हमने उसे उबाला अब वो सॉलिड हो चुका है, यानी कि ठोस हो चुका है। अब उसे हम वापस ठंडा करें तो वो फिर से अपनी पहली हालत में नहीं आ सकता। तो रिपीट ना हो, यानी रिवर्स ना हो, तो जानदारों की जसामत में इजाफा। अब कैसा इजाफा, जो वापस से जानदार छोटे नहीं हो सकते। मतलब एक बार जानदार जो स्मॉल थे, यानी छोटे जो जानदार थे वो लार्ज हो चुके हैं,
यानी कि बड़े हो चुके हैं। तो अब ये लार्ज से जो है वो स्मॉल नहीं हो सकते, मतलब हम जो लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, अब वापस जो है वो हम वापस से जाकर बड़े हो, वापस छोटे हो सकते हैं कि नहीं, है ना। कितनी भी कोशिश कर लेंगे, अगर दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी हो तो वो अपने गए हुए दिनों को वापस नहीं ला सकता, है ना। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो वैसे ही ये सूरत हाल है। तो मतलब हम लार्ज से जो है वो स्मॉल की तरफ फिर से नहीं जा सकेंगे, यानी बड़े से हम छोटे वापस नहीं हो सकते। दूसरी तरफ है अमल तौलीद। अब ये अमल तौलीद क्या होता है? अमल तौलीद जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो इसके मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशंस में सबसे आसान डेफिनेशन यही है कि पहले से मौजूद जानदार से या जानदारों से नए जानदार का पैदा होना, ये अमल तौलीद कहलाता है ना। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम pre-existing organism, ठीक है। मतलब ए टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उससे फिर से ए टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उससे फिर से ए टाइप के ऑर्गेनिज्म, और उससे फिर से ए टाइप के ऑर्गेनिज्म। ये हो गया इसका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब जैसा वो जानदार होगा उसी की तरह का वो जानदार पैदा करेगा। मतलब पहले से मौजूद जानदारों से नए जानदार का वजूद में आना, ये अमल तौलीद कहलाता है। या इसको दूसरे अल्फाज में भी हम बयान कर सकते हैं। कैसे बयान करेंगे कि ऐसा अमल जिसमें जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, ऐसा अमल जिसमें जानदार अपने जैसे जानदारों को पैदा करते हैं, तो उस अमल को कहा जाता है अमल तौलीद, है ना। जैसे इंसान है तो इंसान पैदा होंगे उससे, नीम का पेड़ है उससे नीम का पेड़ पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाएगी। तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी बहुत ही ज़रूरी अमल है अपनी नस्ल को बरकरार रखने का। तो नशोनुमा होता है, और दूसरे नंबर पर अमल तौलीद होता है। तीसरे नंबर पर आता है कीमियाई तामुलात, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसको समझेंगे। देखें, ये काफ़ी ज़रूरी, या आप इसे बोल सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम कहेंगे कीमियाई तामुलात, या जिसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। अभी जो है वो चैप्टर के बैकग्राउंड स्टोरी पे, यानी पस मंज़र पर ही है, यानी जो ताकि हमें अच्छे से आने वाले टॉपिक समझ पाए, ठीक है। कीमियाई तामुलात यानी जो तमाम, अब इसको कैसे समझेंगे, देखो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, गौर से देखना कि एक खलिए में होने वाले तमाम कीमियाई तामुलात को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ट्रांसलेशन जो है ना वो उर्दू में अवेलेबल नहीं है, और अगर होगे भी तो हो सकता है वो मेरे जहन में ना हो, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है उर्दू के। अब फिर से मैं कुछ मुताला करूँगा, उसके बाद इन सारे अगर कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होंगे तो वो भी आने वाले वीडियोस के अंदर प्रॉपरली लेकर आऊँगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उर्दू के तमाम अल्फाज जितने मुझे याद है मैं आपको बता सकूँ। पर मेटाबॉलिज्म का मुझे जितना याद है, जितना पढ़ने में आया है, वैसा कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे ही इसको लिख सकते हो, अगर होगा तो आप, जो मैं देख कर आपको बता दूंगा। देखें, एक खलिए में होने वाले तमाम कीमियाई तामुलात की जमा को, ठीक है, तमाम कीमियाई तामुलात की जमा को, यानी कि यहाँ पर तमाम कीमियाई तामुलात की जमा को जो है वो हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। मतलब द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurs in a cell which is called as the metabolism. सम ऑफ तमाम कीमियाई तामुलात की जमा, तो एक खलिए में मौजूद तमाम कीमियाई तामुलात की जमा को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को अगर हम समझेंगे तो देखो एक डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये इसका मरकज़ा हो गया समझ लीजिए। ओके, अब इस सेल के अंदर समझ लें कि कुछ अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ओके, इसी के अंदर समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर ये प्लांट सेल है तो ये हो गया सेल,
ओके, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, इसमें अमल तनफ्फुस हो रहा है, इसी में शुआई तरकीब का अमल हो रहा है। दैन इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि प्रोटीन की तालीफ हो रही है। इसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। इसी के अंदर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इन सब रिएक्शन, अब ईटीसी ऐसे कितने सारे रिएक्शंस होंगे, है ना। तो इन सब रिएक्शन को, यानी इसकी जमा को अगर हम देखेंगे तो कंबाइनली जो है वो हम इन सब रिएक्शंस को कहेंगे मेटाबॉलिज्म। इन सबको कहेंगे मेटाबॉलिज्म। अब बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, यही थोड़ी है, हजारों केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहेंगे, बट ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये जो टर्म मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर भी जो है वो दो चीज़ें हमें मिलती है। इसके अंदर भी हमें दो डिवीज़न मिलते हैं। पहले इसके अंदर भी दो टाइप मिलते हैं। एक नंबर पे रहेगा एनाबॉलिज्म और दूसरी तरफ रहेगा कैटाबॉलिज्म। ओके, मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, अब ये दो चीज़ें रहेगी। देखो अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखो क्या होता है कि कोई पेचीदा मुरक्कब बनता है, मतलब है ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहां बनेगा और यहां पर क्या होगा, पेचीदा मुरक्कब का तजजिया होगा, ठीक है। पेचीदा मुरक्कब का जो है वो क्या होगा, तजजिया होगा। और यहां पेचीदा मुरक्कब बनेगा, मतलब यहां पर क्या होगा, A+B से जो है वो C जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। बट यहां पर क्या होगा, देखो जो इसके अंदर क्या होगा, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेकडाउन होगा, मतलब C जो बन गया था उसका ब्रेकडाउन होकर फिर से A+B बन जाएंगे, है ना। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ा होगा, तरकीबी तामुल और तहलीली तामुल, कुछ इसी तरीके से रहेंगे। तो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, इसको बोला जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शंस जो एनाबॉलिज्म को जाहिर करते हैं, यानी एनाबॉलिज्म में होते हैं, तो वो बन जाएंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस, यानी एनाबॉलिक तामुल। और इसको बोला जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब जो किस में होंगे, कैटाबॉलिज्म में होंगे। एक बात याद रखें कि इसके अंदर एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब होगी, जमा होगी, और कैटाबॉलिज्म से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, है ना। जैसे एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में जो शमसी तवानाई है वो क्या होती है, मुरक्कब के अंदर कार्बोहाइड्रेट नशास्ता के अंदर जमा होती है, जबकि जो ये होता है कैटाबॉलिज्म, हम नशास्ता का जो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, उसका तजजिया करते हैं और उससे जो है वो हमें एनर्जी रिलीज होती है और हमारे काम करने के लिए बनती है। तो इस तरीके से ये था मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है, जो आने वाले वीडियो के अंदर रहेगा, अब ये सारे आपको नोट्स बनाना है। आने वाले वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि अमल तनफ्फुस जिसे हम कहते हैं, अमल तनफ्फुस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अमल तनफ्फुस क्या होता है, उसके कितने अक़साम हैं। तो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम इस टॉपिक को कैसे डील कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले जो है वो हमने पढ़ा पूरा कॉन्सेप्ट की ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और जानदारों में हयाती अफ़ाल होते क्या हैं, किस तरीके से होते हैं, जानदार किसे कहते हैं, और अभी हयाती अफ़ाल बाकी। कल जो है वो आने वाले वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह हयाती अफ़ाल क्या होते हैं और हयाती अफ़ाल कितने ज़रूरी हैं, और हयाती अफ़ाल में सबसे पहला जो अफ़ाल है यानी कि हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं अमल तनफ्फुस, ठीक है। जो भी अब यहाँ लिख लूँगा मैं, जगह नहीं है तो ओके। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर आप जब भी अपलोड होगा तो आप बेल आइकॉन वगैरह प्रेस कर ले तो आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक तो हयाती अफ़ाल क्या होते हैं और दूसरा हयाती अफ़ाल में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन, इसको समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दुआ की दरख्वास्त है।